Hello guys, I hope you are fantastic. This is the video I am making for those people who are going for the preparation foundation course or for the next year prelims preparation and after that the mains. So इस वीडियो के अंदर में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं इस बार 2025 में, सो इट इज़ अराउंड 14 क्वेश्चंस टेक्निकली एंड उसमें से 2 क्वेश्चन जो हैं वो गवर्नेंस के हैं और उसमें भी एक क्वेश्चन थोड़ा सा हिस्ट्री और एक क्वेश्चन इकोनॉमी की साइड में चला जाता है, तो मिक्स है। तो मैंने फिर भी उस क्वेश्चन को छोड़ दिया है कि इकोनॉमी वाले ये ना बोलें कि पॉलिटी में आई हैव शिफ्टेड दिस क्वेश्चन। सो आई हैव कवर्ड 15 क्वेश्चंस हेयर। मोटा मोटी जो नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, लेंथ ऑफ द पर क्वेश्चंस होता है वो जस्ट एक अबव एवरेज लेवल पे है, जैसा यूपीएससी में एक डिसेंट लेवल मेंटेन किया जाता है। And the questions from polity segments are not very hard, though these are not easy or average. These are above average and good questions जो होने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिसको बेसिकली हमें अवॉइड ही करना पड़े। एक दो क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें कि जैसे यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन इस बार ड्रॉप किए हैं और एक पॉलिटी का जो बजट का क्वेश्चन है जो मैंने एक वीडियो में कवर भी किया था उसका उन्होंने आंसर भी गलत दे दिया है। एक क्वेश्चन ऐसा आया है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो टू बिगिन विथ हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, और इसमें मैंने टाइम बचाने के लिए व्हाट आई हैव डन दैट आई हैव यू में से रिटन सम ऑफ द एक्सप्लेनेशंस का जो बुलेट पॉइंट है जिसमें कि हमें टाइम कम लगे वीडियो में और हमारा काम बन जाए। सो आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू। पहला जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो गवर्नेंस सेगमेंट से है एंड दे हैव आस्क्ड गवर्नेंस। बेसिकली आपके प्रीलिम्स में टेक्निकल पोर्शन में सिलेबस में शामिल नहीं होता, बट स्टिल दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस, मे बी कि करंट अफेयर्स का सोच के हम पूछ लें। इवन आईआर के क्वेश्चन जैसे 3 इस बार आए हैं, तो आईआर का भी सेगमेंट जो है वो प्रीलिम्स में कवर नहीं होता, बट दे आस्क इट इन द नेम ऑफ करंट अफेयर्स और अदरवाइज। तो पहला जो क्वेश्चन है इट इज़ विद रिगार्ड टू द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राइट, जो हमारी गाय की बेसिकली मिशन है उसके बारे में है। तो इसमें 2-3 सेगमेंट दिए हुए हैं दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल प्यूअर एज मेजोरिटी ऑफ low producing indigenous animal are with the small and marginal farmers and landless laborers। indigenous एक इंडिया का ही ये वर्ड है, मतलब हमारी जो देसी गाय है उसकी ब्रीड को लेके आने के लिए। हमारे यहाँ पे कई तरीके की छोटी छोटी गाय भी आ रखे हैं। इवन आर्टिकल जो 50 है, सॉरी आर्टिकल 40 है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत बोलता है, उसमें भी गाय की बहुत बड़ी भूमिका है। देन आर्टिकल 47 कि जब हम बात करते हैं तो आजकल जो गाय का मीट खाते हैं, राइट, तो उसको रोकने के लिए कितना ज़्यादा बड़ा मिशन मोड में काम चलाया गया है। बांग्लादेश बॉर्डर पे, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में अवेयरनेस दी जाती है कि एक एनिमल जो इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए तो उसको हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें कवर अप होती है और वो तभी होगा जब हम इसे इकोनॉमी से जोड़ पाएंगे, क्योंकि गाय को एफोर्ड करना जो कि बहुत बड़ा एनिमल है, एटलीस्ट जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनके लिए तो बहुत नहीं मुनासिब है, क्योंकि वो खुद ही खा लें वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। देन इट वाज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन अ साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट बिकॉज इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रियरिंग को हमारे यहाँ पे बेसिकली प्रमोट करने के लिए हमने लोन भी देना शुरू किया, जिससे कि किसानों को एक साथ कई सारी गाय को रखने में बिल्कुल परेशानी ना हो। लेकिन गौ रक्षक गौ बच्चक ना बन जाए, ये देखने वाली बात है। काओ विजिलेंटे आपने सुना होगा। सो काओ विजिलेंटे के नाम पे कई सारे जो लोग अपने घर पे गाय लेके जा रहे थे गाड़ी में रख के, उनको ही पीट दिया। सो देयर वर मैनी केसेस और उनको SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट के अंदर में बुक किया गया जिससे उनकी बेल भी ना हो पाए। सो ये सब अवॉइड करना चाहिए। और इस वाले सेगमेंट में मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात ये रखी है
कि मैं डिस्कशन जरूर प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो इस बार आए हैं वो कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो लिंक है वो मेन एग्ज़ाम से कैसे बैठेगा और प्रीलिम के क्वेश्चन से मेंस के क्वेश्चंस का स्टफ कैसे निकलता है, दिस इज़ ऑल्सो अ कनेक्शन आई एम ट्राइंग टू सेट हियर। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैंने ऊपर ही दे दिया है, दोनों इसमें बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, राइट। हमारे जो कंट्री के अंदर में 80% जो है मार्जिनल फार्मर्स हैं एंड लैंडलेस लेबरर्स हैं, राइट। So this is an additional information, and in this if there is a question in the mains examination that in the Indian agriculture the bovine health is the core, analyze and explain. You will like to put from polity segment article 47, article 40, the article 21 which is right to life and personal liberty. So in life you will have to talk about the life of the animal, and then from the cow milk life of a neonate you need to cover it, you need to cover IMR, that is infant mortality rate, जो बचपन में ही बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं या कुछ दिन बाद मरते हैं फॉर द वांट ऑफ द मिल्क, जो मदर से नहीं मिल पाया, तो गाय का मिल्क जो पतला होता है वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। देन यू विल कवर दी शेड्यूल बेसिकली 9, जिसके अंदर में बेसिकली SC ST एंड एट्रोसिटीज़ एक्ट को रखने के जो काउ विजिलेंटे थे उन्होंने मिसयूज़ किया उन लोगों से एनिमिटी को निकालने में जो अदरवाइज नहीं निकल सकती थी, बट काउ विजिलेंटे के नाम पे दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट। सो यू हैव टू कवर इट इन द मेन एंड इन इकोनॉमी ऑल्सो यू हैव टू कवर कि काउ के जो बेसिकली सर्वे इंडेक्स होता है उसमें वेटरनरी डॉक्टर्स जो होते हैं वो कैसे उनको घर घर में जाके मार्क करते हैं, जिससे कि काउ यदि मिसिंग है या फिर उसकी हेल्थ ख़राब है तो उसका पूरा एक डाटा डॉक्यूमेंट होकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक आ पाए। वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी जो है वो पंचायत से है। पहला जो स्टेटमेंट है वो ये दिया हुआ है दैट पंचायत एट द इंटरमीडिएटरी लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, राइट, जो कि सही नहीं है अंडर आर्टिकल 243, बिकॉज जब हमारे यहाँ पे बेसिकली 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था तो उसमें क्लियरली एक बात थी दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू मेक इट मैंडेटरी इन एवरी स्टेट दैट पंचायत ऑर्गेनाइजेशन इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीगल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट टू कंडक्ट द इलेक्शन रेगुलरली, एंड on the basis of it they were told, the states were told by the center that you have to design the panchayat structure which is advisory ये है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन ये है कि 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन कुछ जो स्मॉल स्टेट्स होते हैं जैसे 20 लाख जो पॉपुलेशन लेवल आज की डेट का रखा हुआ है उसके हिसाब से यदि कम छोटे गांव हैं जैसे गोवा के अंदर है, सिक्किम के अंदर है, तो वहाँ पर इंटरमीडिएटरी लेवल जो है वो नहीं होता। विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट ये 3 लेवल बनते हैं जिसमें ब्लॉक लेवल जो है वो गायब हो जाता है पंचायत को लेके। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है टू बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल अ पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 years। नो, इट इज़ रॉन्ग। सी, हमारे यहाँ पे राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए मिनिमम एज 35 years है, उससे ऊपर 200 साल 400 साल भी हो सकती है यदि वो जिंदा रहे तो। एंड जो डेमोक्रेसी का सबसे छोटा सरदार है उसके लिए एज जो है वो 21 साल रखी गई है, जो पंचायत के अंदर में आता है विलेज हेड्समैन बनने के लिए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट वे दैट to be a member of panchayat this is the minimum age, beyond that जो 25 years लोकसभा में होती है एंड विधानसभा में होती है वो काउंट होती है। सो 21, 25 देन 35 एंड देन सॉरी राज्यसभा के अंदर में 30 years होती है, राइट। प्रेसिडेंट, गवर्नर 35, राज्यसभा 30, लोकसभा विधानसभा 25 एंड दी लोएस्ट लेवल पे मीन्स ग्रास रूट लेवल पे जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं 21 years of age। Then the third statement is saying that Chief Minister of State constitute a commission
to review the financial position of panchayat at the intermediate level and to make recommendation regarding the distribution of net proceeds of taxes and duties leviable by the state between the state and panchayat at the intermediate level. No, it is basically the governor, right? Governor has to constitute what is called as State Finance Commission. Now, State Finance Commission under Article 243 is not the original constitution like Finance Commission under Article 280, right? Finance Commission under Article 280 प्रेसिडेंट करता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही बात दी हुई है, बट ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आने के लगभग 43 ईयर्स के बाद में ये सेटअप होना शुरू हुई बिकॉज ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. 74th की बात नहीं, 73rd में ही स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हुई है, बिकॉज द इलेक्शन conduction is the matter for the state election commission now for the panchayat and municipality for the election of Lok Sabha, Vidhan Sabha, Rajya Sabha, for the for election commission. This is the responsibility, but not for the panchayat. And for panchayat, state election commission will be there under article 243. So in this sense that फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है, और इसके लिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है, और ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दिखा रहा हूँ मैं जिससे कि आप लोग मेंस का कनेक्शन यहाँ से निकाल पाओ. मैंने इसमें लिखा नहीं है मेंस का क्वेश्चन, जब आप वीडियो को देख रहे हो तो यू कैन नोट इट डाउन दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड आउट ऑफ इट, एंड अर्लियर दे हैव आल्सो आस्क्ड द क्वेश्चन. सो अंडर आर्टिकल 243B द इंटरमीडिएटरी लेवल एग्जिस्ट एज पर द स्टेट विश. 20 लाख इज़ द लिमिट नाउ. गोवा जैसे, सिक्किम जैसा एग्जांपल मैंने आपको दिया. दूसरा है कि सीएम सेटअप कमीशन फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन एट इंटरमीडिएट लेवल, जो कि गवर्नर होना चाहिए आर्टिकल 243 को लेके. देन इसमें यदि क्वेश्चन में आप दोबारा जाके देखो तो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, यू जस्ट सी इट दैट वे दैट विच आर नॉट करेक्ट. कई सारे लोग तो ये सोच के चले आएंगे, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर बिना इसको देखे ही करेक्ट वाले को मान के चल रहे थे. कौन कौन से करेक्ट नहीं है? ये वाला करेक्ट नहीं है, 30 ईयर्स ऑफ एज वाला करेक्ट नहीं है, एंड इंटरमीडिएट लेवल हर जगह होना चाहिए वो भी करेक्ट नहीं है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तीनों के तीनों सेंटेंसेस जो है वो करेक्ट नहीं है. मुझे भी अभी याद आया जब मैं एक्सप्लेनेशन बना रहा था, तो उसमें जो मैंने लिखा हुआ है कि ऑल आर नॉट करेक्ट. नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस वे कि मेंस में इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है. मेंस में बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे दैट टुडे ग्रास रूट डेमोक्रेसी is grass without root. Discuss. Today grass root democracy is grass without root. जो मेंस देने की कैपेसिटी अभी रखते हैं अच्छी खासी स्टडी करने के बाद, वो इसे समझ पा रहे होंगे कि सर ने क्या लिख दिया है. सो आज की डेट में जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के फॉर्म में हम देखते हैं, this is going like grass is drying up because the true intention of the state is not there to conduct the panchayat and municipality election the way it has to be conducted, and the maintenance, the fund, the problems of the villages are not addressed. If you have seen these web series पंचायत, तो आप समझ पा रहे होंगे कि वहाँ पे क्या कंडीशन होती है. विलेज हेड्समैन इज असिस्टेड बाय विलेज लेवल वर्कर, जो बेसिकली क्या नाम है उनका, सचिव जी का. तो सचिव जी बेसिकली विलेज लेवल वर्कर है पंचायत सीरीज़ के अंदर में. तो उनकी क्या हालत है, रहने की जगह नहीं है, कैसे काम होता है, कैसे एलिगेशंस होते हैं. दिस इज़ द क्लासिक मूवी टू टेल एंड पोर्ट्रे
the picture that what we want to manifest in form of an answer for the mains examination. ये पूरा का पूरा आप लिख सकते हो. The flaws were there in 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, and it has been time and again highlighted by the new commissions. For example, even Administrative Reform Commission talked about connection of the Niti Aayog today to have the block level office, village level office, so that a bottom up approach should be there in the planning, not the top down approach. The then planning commission, Montek Singh Ahluwalia ji उस टाइम पे हुआ करते थे, he was having a top down approach. Today Niti Aayog has been brought to replace the top down approach by what is called as bottom up approach, so that village level should be the initial point. वहाँ से धीरे धीरे पहुँच के top तक policy पहुँचे, so that the villages are not excluded for the policy made for village. We are coming for the next question now. इसमें एक हमारे टीम ने ये रख दिया है वेबिनार. बेसिकली 10th जून को आई विल बी हैविंग दैट. दिल्ली के अंदर में ना आके आप घर में ही रह के प्रिपरेशन करो, क्योंकि कोरोना का टाइम अभी चल रहा है. राव का इंसिडेंट हो गया, ऑक्सीजन एंड वाटर की प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी है. वी आर ऑल्सो लिविंग इन दिल्ली, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट लिविंग इन दिल्ली. आई एम प्लानिंग कि मेरा ऑनलाइन के ही स्टूडेंट सारे हों, ऑफलाइन के एक भी ना हो, तो मैं किसी हिल स्टेशन पे जाके क्लास लूँ और बहुत अच्छे से खुश हो के क्लास लूँ. खुश अभी भी हूँ क्योंकि क्लास लेना और टीचिंग करना मेरी हॉबी है, बट स्टिल व्हेन वी आर हैविंग ब्रीथिंग प्योर ऑक्सीजन, कंज्यूमिंग प्योर वाटर, इट इज़ डेफिनेटली गुड, अच्छा लगता है. सो 10 जून को आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल द पॉइंट्स टुगेदर कि हम लोग कैसे आगे ऑनलाइन के एरिया में बढ़ सकते हैं, चाहे वो मेंस की प्रिपरेशन हो या फिर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो, पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स हो. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. आई एम नॉट गोइंग इन अ स्पीड दैट वे कि एकदम जैसे यूट्यूबर आज की डेट में कोई भी जो है वो चल पड़ा है यूट्यूबर बन के और कुछ भी कंटेंट और ज्ञान बांट रहा है. आई एम अ कन्वेंशनल टीचिंग मेथड ओरिएंटेड पर्सन, जो कि मेरी स्पीड एक एक्सीलेंट पर्सन के लिए भी ठीक ठाक हो, जो कि स्पीड बढ़ा के यूट्यूब में देख सकता है, क्योंकि आजकल ऑप्शन है 1.5 2 तक कर सकते हैं. एंड एक अबव एवरेज या एवरेज स्टूडेंट के लिए भी ठीक है, जो कि धीरे धीरे करके स्पीड में चलना चाहता है. सो इट्स अप टू यू. यदि आपको लगता है कि थोड़ी स्पीड कम है तो फिर बेसिकली आप स्पीड बढ़ा सकते हो. यदि मैंने स्पीड में बोलना यहाँ शुरू किया तो उस बच्चे के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, जो स्पीड घटा के या थोड़ा सा मेरे को आराम से सुनना चाहता है पेशेंस के साथ में, राइट. सो आई एम जस्ट गोइंग दैट वे दैट मेरा टेम्परामेंट बहुत अच्छा रहे और आप लोगों को भी एब्जॉर्प्शन जो भी कंटेंट का होता है वो जल्दबाजी में ना हो. कहाँ एकदम ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी है, यदि सीखना है तो आराम से सीखना है. सो इफ़ यू वांट मी टू बी more in speed, so you may comment and tell me that this is the suggestion. Now the next question is that Lokpal के बारे में they are asking one question. The power of Lokpal applies to public servant of India but not to the Indian public servant posted outside India, right? This is definitely not correct. Okay, then the chairperson of a member shall not be member of parliament or member of legislative, मतलब MP और MLA की बात हुई है. And only Chief Justice of India, whether incumbent or retired, has to be its chairperson, right? This is also not correct that way, because लोकपाल आपको याद होगा कि 2 बिल बने थे, जन लोकपाल एंड लोकपाल. अन्ना हजारे का 2011 में बेसिकली बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जन आंदोलन, जिसमें अन्ना हजारे ने बेसिकली ये बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज हैविंग द एलिगेशन फॉर करप्शन एंड ऑल. तो जो थर्ड पॉइंट में इन्होंने कवर अप किया है दैट चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी. ओके, फोर्थ पॉइंट में लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. द चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 years of age on the date of assuming office एज द चेयरपर्सन. ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, लेकिन इसमें
ये देखना है कि दे आर आस्किंग द करेक्ट सेंटेंस और द रॉन्ग वन. Right, none of the above statement is correct. We have to see this. So आंसर थर्ड जो है वो मेरे हिसाब से सही हो जाना चाहिए. राइट कि 45 years of age is the one which is given in the लोकपाल. राइट, सो बेसिकली लोकपाल के बारे में मैंने यहाँ लिखा है दैट 8-member body it is, and then 50% strength, minimum 50% are to be drawn from the judicial bodies people, means the judges. 50% from the reserved categories and minority people like SC, ST, OBC, right, and women. तो जिससे कि एक बैलेंस्ड कंपोजिशन बने लोकपाल के अंदर, जो कि अपने आप में एक आज की डेट में क्या है, टूथलेस बॉडी है. तो क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे क्या बन सकता है, इफ वी सी क्वेश्चन बेसिकली मेंस के लिए क्या बनेगा, लोकपाल that is the ombudsman is not having sufficient teeth in India. Discuss. तो ये बात हमें लोकपाल और ओम्बड्समैन को लेके बतानी पड़ेगी, कंपेयर करना पड़ेगा कि स्विट्ज़रलैंड या स्वीडन के अंदर में जो इंस्टीट्यूशंस लाइक ओम्बड्समैन हैं वो कितनी एम्पावर्ड है कि एक सिटिंग एमपी और एमएलए को हटा सकती हैं. हमें बात करना पड़ेगा राइट टू रिकॉल के बारे में. यदि हमने डेमोक्रेसी में जैसे कुछ स्टेट्स जैसे एमपी वगैरह में लोकल बॉडीज़ के अंदर राइट टू रिकॉल रखा हुआ है, तो दिस राइट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर सिटिंग एमपी एंड एमएलए, and recommendation of Lokpal is also can be taken into consideration if it comes to right to recall of a sitting MP or MLA if they are not working properly or many of the allegations are coming up, right. So ये सब कुछ इसी में होगा. बाकी तो I have just given you idea that prelims से mains की तरफ का जो bridge है वो कैसे बनता है. स्टफ तो यहाँ से कुछ मिल ही जाएगा, बाकी एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं. Now coming to the next question. This is a question that consider the following statement with regard to pardoning power of the President of India. Now ये जो pardoning power President of India की होती है, इसको हमने डिस्कशन बहुत गहराई में किया हुआ है. राइट, पार्डन अपने आप में कंप्लीट पार्डन होता है, चाहे वो नेचर हो या फिर अमाउंट हो, दोनों ही पार्डन हो जाते हैं. रेस्पाइट होता है, रेप्राइव होता है, रिमिशन होता है. राइट, so pardoning powers are subject to the limited judicial review. Technically or constitutionally this is not correct, but this is correct as per the Supreme Court judgment. Now UPSC may have it correct, may not have it correct. This is the question I was talking, like what budget question that the finance minister is representing the prime minister and it has to be the president, and I have also given my take that what argument the UPSC lawyer may have in the court to counter the representation given by any of the institution or educator or the student group who are going to the court. Okay, so this is also you may say correct in one sense. From my point of view it is correct. द प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट, बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं लिखा हुआ है, ऊपर भी उन्होंने नहीं लिखा हुआ है कि पार्डनिंग पावर कॉन्स्टिट्यूशनली आपको एनालाइज करना है, और ओनली वर्ड या मस्ट वर्ड भी नहीं दिया हुआ है. सो इट मीन्स इट इज़ इन जनरल. नाउ द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सी, पार्डनिंग पावर इज नॉट द एब्सोल्यूट डिस्क्रेशनरी पावर. इट हैज़ टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन द basis of the advice given by Council of Minister headed by Prime Minister under Article 74 clause 1. Right, so in this sense this is not correct. तो इस हिसाब से basically
ये बन जाता है, बट यूपीएससी ये भी बोल सकती है कि दोनों ही सही नहीं है, बट मेरे हिसाब से फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। और पार्डनिंग पावर को लेके कई सारे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। जब अजमल कसाब की बात चल रही थी तो उसके लिए रिव्यू पेटिशन डाला गया था डेथ पेनल्टी को लेके, जो डाला जा सकता है। क्यूरेटिव पेटिशन डाला गया, फिर रिव्यू पेटिशन डाला गया, इट मे बी द केस। Under Article 72, these all forms that I have told, limited judicial review as per Supreme Court, it is correct. Discretionary power under Article 74 Clause 1, it applies for the pardoning power also. So in this sense, answer A is correct, but D can also be the one as per some of the institutes जिन्होंने एजुकेटर्स ने ऐसा बोला है। सारे के सारे लोग ठीक हैं अपने अपने ज्ञान के हिसाब से। मेरा भी अपना एक टेक है एज एन ऑथर, एज एन फैकल्टी, राइट। सो आई हैव टू काउंट द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट्स, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट, बिकॉज दे आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दे हैव टू बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट, एंड समटाइम्स आई विल बी काउंटिंग द delegated legislation also. So delegated legislation is an executive law which sometimes here in India is not having a big take. Now the question जो है वो क्या आ सकता है मेंस को लेके, यहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन दैट पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया should be exercised more objectively and beyond political reason. Why I am telling? Because if the Prime Minister or Council of Minister headed by PM is available, the advice for the President, then definitely in the international relation will be there in picture. If the Israel is attacking many a time and it's being criticized, Benjamin Netanyahu, but India is silent because Israel was one of the first country which supported Operation Sindoor and our attack on Pakistan's terrorist camp, to be precise, not to the even military establishments and the civilian area or any of the political establishments. We with precision and only accurately were targeting the terrorist camp to destroy them so that they are not destabilizing us, at least in the name of religion, right? So this is the question which may be there. Now we can go for the next question. Now this is the question for the speaker. जो हमारे यहाँ पे प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का एंड विधानसभा का, उसे बोलते हैं स्पीकर. स्पीकर इज़ द नेम बिकॉज वन नीड नॉट टू स्पीक एंड इफ वन इज स्पीकिंग नो वन केयर. कहते ना साइलेंट साइलेंट साइलेंट, वो कहते रहते हैं. मीरा जी के जो आवाज़ थी एज स्पीकर बड़ी स्वीट हुआ करती थी, लेकिन कोई नहीं सुनता था. बाला साहब थे उससे पहले, तो स्पीकर इसलिए नाम रखा गया है. प्रेसाइडिंग ऑफिसर बोलें या चेयरपर्सन बोलें, राज्यसभा का जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर या चेयरपर्सन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसीलिए एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन उनको बोला जाता है. एक्स ऑफिशियो एक्सप्रेशन का मतलब विदाउट गोइंग फॉर एनी इलेक्शन और गिविंग एनी एग्जाम or having any other appointment process, by virtue of becoming or occupying one office of maybe vice president, you become chairperson of another body. Okay, now the question is saying that one, on the dissolution of the house of the people, means Lok Sabha, the speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the house of the people after the dissolution. देखो ये बात सही है कि यदि लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया है इलेक्शन के लिए और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट चलनी है, प्रेसिडेंट को एडवाइस की ज़रूरत है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट. सो लोकसभा के लिए तो ये इतना इम्पेरेटिव हो जाता है कि प्रेसिडेंट कुछ तो काम कर ही नहीं सकता.
पाकिस्तान जैसे कंट्री को पता चल जाए कि भाई वहाँ पे हो रखा है, प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकता विदाउट एडवाइस, और वार कर दो, राइट। तो इसके लिए हमने मैकेनिज्म क्या बनाया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसको मैं शॉर्ट में CTG लिख देता हूँ। और इसके लिए केयर टेकर गवर्नमेंट तब तक पिक्चर में रहती है जब तक नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन के बाद में आ नहीं जाती, और लास्ट में वही लोकसभा जो डिसॉल्व हुई थी वो अपना लास्ट में सेशन लगाती है, जिससे कि नई लोकसभा को चार्ज हैंडओवर कर सके और अपने इलेक्शन कंडक्ट के बारे में कि हारे या जीते या जो भी हुआ उसका डिस्कशन कर सके। दिस इज कॉल्ड एज लेम डक सेशन। ये मैंने आपको स्पीकर वाले टॉपिक में पढ़ाया है कि स्पीकर क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हुए या फिर केयर टेकर गवर्नमेंट के टाइम पे यदि हमें नेशनल इश्यूज़ को लेके बुलाना पड़ा, इस दिस पॉपुलर बॉडी को जिसको डिसॉल्व किया गया है तो बुलाया जा सकता है, राइट। सो दिस समटाइम्स बिकम्स करेक्ट कि जब तक लेम डक सेशन नहीं होगा तब तक स्पीकर डज नॉट गो आउट ऑफ ऑफिस। दूसरा क्या है कि भैया ये बात कह रहे हैं कि जो इलेक्ट होता है स्पीकर की तरह, जो भी MP, वो बेसिकली रिज़ाइन कर देता है। ये करेक्ट नहीं है, बाला साहब ने रिज़ाइन नहीं किया था, लेकिन स्पीकर एज अ बॉडी, एज एन इंस्टीट्यूशन इज़ ए पॉलिटिकल बॉडी, इज़ गोइंग बियॉन्ड पॉलिटिक्स, सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। तीसरा है द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल may be removed from his office by a resolution of the house passed by majority of all the members. I should underline it, by majority of all the members of the house, provided no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given. See, this I have told in the class is called as effective majority. जिसमें कि 1/2 ऑफ द टोटल MPs का काउंट होता है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी इज नॉट दैट हार्डर व्हाट एब्सोल्यूट मेजोरिटी वी रिक्वायर टू basically remove the president, right? Now this is also relatively hard if we talk about the simple majority. If we talk about the special majority, wherein we understood it that way, that 2/3% and voting, which should be harder or equal to of total strength of the house. So ये तो हम मेजोरिटी वाले सेगमेंट में डिस्कस करते हैं पूरा 2-2.5 घंटे में कि किस हिसाब से मेजोरिटी कहाँ कहाँ इम्पैक्ट डालती है। बट फॉर टाइम बीइंग this is correct that 14 days notice is served, prior notice, that why the case should not be run or you should not be booked, and then after that the proceedings take place. So यहाँ पर basically I have given you all the material जो मैंने आपको बताया है वो यहाँ पे लिखा भी है। बेसिकली यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है 1 and 3. So speaker remains till lame duck session, नॉट नेसेसरीली, ऐसा नहीं है कि रिज़ाइन ही करना है। यस, इफेक्टिव मेजोरिटी फॉर रिमूवल रिजोल्यूशन प्लस 14 days प्रायर नोटिस। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी गो फॉर अनदर क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है और आगे भी आ सकता है, ये बात समझने वाली है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दैट स्पीकर ऑफिस should be more effective for Schedule 10 for proceedings and for Article 105 matters, जहाँ पे disqualification of sitting MPs की बात होती है। तो स्पीकर शुड हैव मोर पावर एंड ऑल्सो दी डिप्टी स्पीकर, जो कि आज की डेट में हमने नहीं बनाया हुआ है, शुड ऑल्सो बी देयर। वाई?
बिकॉज स्पीकर को छुट्टी पे जाना या तबीयत ख़राब हो गई तो भाई डिप्टी स्पीकर विल बिकम द स्पीकर, एंड दिस इज़ नॉट गुड दैट आप डिप्टी स्पीकर को बनाते नहीं हैं, क्योंकि ये एक कन्वेंशन है इंडिया के अंदर, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन. इफ़ स्पीकर इज़ फ्रॉम दी मेजोरिटी पार्टी जिसकी गवर्नमेंट है, देन डिप्टी स्पीकर शुड कम फ्रॉम दी अपोजिशन, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन राइट राहुल गांधी जी. तो इसीलिए जो है डिप्टी स्पीकर को हमने यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है. ये गवर्नमेंट की बेसिकली एक आर्बिट्रेरीनेस हो सकती है विच इज़ नॉट अ वेलकमिंग गेस्चर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड द केस वॉज देयर इन द कोर्ट ऑल्सो, बट आर्टिकल 50 says that separation between executive and judiciary. The legislative matters में उनका इंटरवेंशन बेसिकली जुडिशियल बॉडीज़ का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एंड डिप्टी स्पीकर का बनना ना बनना एक लेजिस्लेटिव एक्ट है, नॉट द एग्जीक्यूटिव एक्ट. नाउ वी कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल द स्पीकर शैल नॉट वैकेट the office until immediately. Okay, this we have already discussed. This is another course that team has put this slide. They want me to tell it here in the course. So basically my student Athar and me, they are having the crash course, and basically मेंस एग्जामिनेशन जो 2025 का है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है उन लोगों के लिए जिनकी रैंक ऑलरेडी आ चुकी है, एलाइड सर्विसेज में हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, और वो देना चाहते हैं. सारे एजुकेटर्स को सुन चुके हैं, मुझे भी इवन सुन चुके हैं फाउंडेशन कोर्स में, लेकिन उनको क्या एक्स्ट्रा मैं दे सकता हूँ करंट अफेयर्स के सेगमेंट से, क्या मिस्टर अथर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस से इनरिच कर सकते हैं उन्हें, फिलोसॉफिकल डायमेंशन क्या और हो सकती है, साइकोलॉजिकल डायमेंशन क्या और हो सकती है, सोशोलॉजिकल डायमेंशंस क्या हो सकती है. So this is to be discussed in this course, and we are meticulously designing it that way that the reward effect should be there in the selected people's mind, and they say कि yes यहाँ पर हमें बहुत कुछ नया कुछ ऐसा मिला जिसमें हमें 125 प्लस आने का मौका मिल सकता है. एंड व्हाट्स मोर 6 टेस्ट भी इसके साथ में हमने रखे हुए हैं जिससे कि राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छी हो पाए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर है. ये बेसिकली कहते हैं कि भैया कोई सवाल कि कोई एमपी जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 10th शेड्यूल में बन चुका है. प्रेसिडेंट डिसीजन in accordance with the opinion of the Council of Union of Ministers shall be final. It is not correct. It is the presiding officer, the speaker, whose decision shall be final for the anti-defection law. मैंने अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी मेंस के सेगमेंट में इस चीज़ को कनेक्ट करने के लिए बताया है. Then there is no mention of the word political party in the Constitution of India. See, originally it was not there, but in the anti-defection law we have brought this expression, right? So in this sense they are saying that which one is correct? दोनों ही correct नहीं है. तो आंसर इज डी, दैट नन ऑफ देम आर करेक्ट. एंड बेसिकली ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 1985 में लाया गया था, और दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द देन यूथ प्राइम मिनिस्टर, यंग प्राइम मिनिस्टर, राइट, राजीव गांधी जी. तो एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके इसलिए आया क्योंकि ये आयाराम गयाराम जैसे एपिसोड्स जैसा हरियाणा में हुआ कि अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटी कि पैसे दो पैसे लो पे एमएलए की बोली लगती है और वो बिक जाते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं. अरुणाचल प्रदेश में तो एक ऐसा एपिसोड हुआ कि इतने एमएलएस काम है कि वहाँ पे ग्रुप बना के नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली, जो कि एक एक्सेप्शन है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में अलाउड किया गया है. तो दिन दहाड़े चोरी चल रही है, लेकिन लीगल चोरी है कि कोर्ट में जाके हमें किस तरीके से दलील पेश करके वहाँ पे भी करेक्ट हो जाना है. इवन सुप्रीम कोर्ट ने पूजा केडकर के मामले में क्या बोला, दैट शी इज़ नॉट टेररिस्ट, शी शुड नॉट लीव द कंट्री एंड शी शुड कोऑपरेट, बट शी शुड नॉट बी विद इन दी बिहाइंड दी बार, शी शुड बी आउट ऑन बेल. तो उसको बेल मिली, नहीं तो हाई कोर्ट जो था यहाँ का दिल्ली का उन्होंने दिया ही नहीं था उसको, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा. नाउ इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी के बेस पे पता चलेगा आगे क्या सही है क्या गलत है. तो टेक्निकल मैटर्स आर क्वाइट डिफरेंट. नाउ दिस इज दी अनदर क्वेश्चन दैट
स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होती है टू ग्रांट द कंसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स इवन दो सच मिनरल्स आर लोकेटेड इन देयर टेरिटरी। सी MMDR एक्ट है, माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, राइट। तो ये बेसिकली एक्ट ऐसा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को अपने अपने तरीके की पावर देता है। इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने एक्सप्रेशन एक माइनर और मेजर का दिया है, माइनर मिनरल एंड मेजर मिनरल। आपको आजकल एक क्रिटिकल मिनरल के बारे में भी बेसिकली इंफॉर्मेशन आ रही होगी कि क्या क्यों जो ट्रम्प हैं वो जेलेंस्की के साथ में इंटरेस्टेड थे क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। एनीवे, तो ये जो माइनर और मेजर जो एक्सप्रेशन है वो मेजर मिनरल्स जैसे बॉक्साइट हुआ, राइट, सीमेंट हुआ, तो ये सब कुछ को इन्होंने रखा हुआ है सेंटर के अंदर में। कुछ जैसे रेतिया होती है, सैंड एंड ऑल, उसको माइनर मिनरल के रूप में बोलते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के बेसिकली परव्यू में दे रखा है। तो यही क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, जो कि ये गलत है। ये ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स इवन दो सच मिनरल्स आर लोकेटेड इन देयर टेरिटरी, इट्स नॉट दैट वे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में मेजर मिनरल्स की ताकत होती है, राइट। एंड दूसरा इन्होंने स्टेटमेंट क्या है, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रिलेवेंट लॉज। तो इसमें मैंने बेसिकली ये गवर्नेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। सो सेक्शन 15 ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट मेक रूल फॉर ग्रांटिंग कंसेशन बट ओनली फॉर लीज इट कैन। लीज माइंस के तो इतनी बड़ी जगह होती है, जब आप उड़ीसा में जाओगे तो ईस्टर्न उड़ीसा में पूरा का पूरा बड़े बड़े प्लांट हैं वहाँ पे, वेदांता के, और भी मैं नाम भूल रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन टू सच दिस प्लेसेस। संबलपुर यूनिवर्सिटी में गया था तो हमारे एक्सपेंशन के लिए, तो आई सॉ दोज प्लेसेस। बड़े बड़े स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, तो बियॉन्ड माई इमेजिनेशन के कितने बड़े और कितना पॉल्यूशन वहाँ पे चलता है। Now, central government can decide whether a mineral is minor or major. As per this act, they can decide about that whether it will be with us or whether it will be with the state government. तो यहाँ पे हम लोग आगे क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन भी बेसिकली गवर्नेंस सेगमेंट से है, पिछला वाला भी गवर्नेंस सेगमेंट से था। ये प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसमें इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट जो क्या बोला है कि रेजिडेंशियल सेक्टर्स के अंदर में 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स जो है वो लगाए जाने का 2027 तक टारगेट है, जो कि सही स्टेटमेंट है। ये दूसरा इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है दैट जो मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये एम करती है कि ट्रेनिंग जो इंस्टॉलेशन की है, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर सोलर रूफटॉप के सिस्टम को ग्रास रूट लेवल पे मिले। ये एकदम सही बात है, और इससे कितनी लाख जो जॉब्स हैं वो जनरेशन का बेसिकली बना था, और ये चालू है। एंड इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग, अप स्किलिंग एंड अंडर स्कीम कंपोनेंट ऑफ कैपेसिटी। ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही बैठते हैं। तो बेसिकली मैं सीधा का सीधा सॉल्यूशन पे आता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने मेंस का क्वेश्चन आपको नहीं बताया था, इसका भी मैं बता देता हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन का भी। आई कैन दैट सी दिस इज रूफटॉप वर्ल्ड लार्जेस्ट बाय मार्च 2027 तक इनका एम है। देन मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर क्रिएशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल आर करेक्ट, बट क्वेश्चन यहाँ पे मेंस का क्या बनता है, if electricity in village is available, it is available in whole India. Analyze, बिजली यदि गांव में है
तो पूरे इंडिया में है, अदरवाइज़ नहीं है। मैं यदि यहाँ पे ऐड कर दूँ, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट अवेलेबल। आपने स्वदेश मूवी देखी होगी जिसमें एक हाइडल प्रोजेक्ट शाहरुख खान जला रहा है, लट्टू की तरफ एक बच्चा देख रहा है और वो जल गया, तो कितनी खुशी हुई थी। तो ये गांव-गांव में जो बिजली जलनी है, जो इन सीटू प्रोजेक्ट हैं, सोलर पैनल लगा के वहाँ पे बिजली प्रोड्यूस हो सकती है, कितना ज़रूरी है कि गाँव के अंदर में यदि डॉक्टर को किसी पेशेंट को देखना है तो बिजली चाहिए, बच्चे को थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है तो बिजली चाहिए, एक प्रेग्नेंट वुमेन को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ही आज की डेट में कन्वेंशनल वे है, उसके लिए भी बिजली चाहिए, राइट। छोटे छोटे मेडिकल अप्लायंसेज हैं, वी रिक्वायर दी इलेक्ट्रिसिटी देयर। एंड देन रात के अंदर में सारी की सारे जो फ्लोर मिल्स होते हैं, जो आटे की चक्कियाँ होती है वो चलते हैं, सरसों का जो तेल निकलता है वो चलता है, आरा मशीन चलती है, गांव में ही अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोर रिक्वायर्ड देयर इन द विलेज, जहाँ पे कटौती होती है शहरों की बिजली की डिमांड को पूरा करने के लिए। और ये सोलर रूफटॉप एटलीस्ट रेजिडेंशियल एरिया में फॉर वुमेन हेल्थ, फॉर चिल्ड्रन हेल्थ, फॉर एजुकेशन, फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़, इट इज़ मस्ट। नाउ कमिंग टू दी अनदर क्वेश्चन, जो पिछले वाला जो माइंस माइनर एंड मेजर मिनरल्स को लेके था, हमें क्वेश्चन यहाँ पर ये रखना है। उसके लिए क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट तो कर ही रहे हो, that the fossil source of energy belongs to future, and India should not exhaust this capacity in order to divide the future generation going out of any choice or going out of choice। तो इसका मतलब हिंदी में यदि बोलना चाहूँ that this fossil source of energy जो है, जो माइंस एंड मिनरल्स हैं, ये आगे आने वाले जनरेशन को बिलोंग करते हैं, तो हमें इसको एग्जॉस्ट अभी नहीं कर देना चाहिए, जिसके चक्कर में फ्यूचर जनरेशन के पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन, एंड बेसिकली ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक का भी बन जाता है, ये क्वेश्चन इकोनॉमी का भी बन जाता है, जहाँ पे एनर्जी एक टॉपिक है, बट फिर भी गवर्नेंस के अंदर में ये यदि क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से MMDR जो एक्ट है और ये जो कंपोनेंट्स हैं वो आप ले सकते हैं। बाकी तो गवर्नेंस में हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस कर ही लेंगे। नाउ गोइंग फॉर दी अनदर क्वेश्चन, दिस आई टोल्ड जस्ट नाउ, ये बेसिकली स्कैन कोड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको ऐप पे ले जाएगा जहाँ पे ये कोर्स अवेलेबल होगा। सो एटलीस्ट डाउनलोड तो आप कर ही लो, इतने सारे जब ऐप आपके मोबाइल में हैं, सो इट विल बी गुड। नाउ गोइंग फॉर दी क्वेश्चन, ये ऑर्डिनेंस को लेके है क्वेश्चन, आर्टिकल 123 एंड 213। क्या दिया हुआ है कि एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, बिल्कुल सही बात है। एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज अ फंडामेंटल राइट, नो नो नो, अंडर आर्टिकल 13 नथिंग कैन एब्रिज अ फंडामेंटल राइट। एन ऑर्डिनेंस कैन कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑल्सो, डेट फ्रॉम बैक डेट, यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो इन दिस सेंस 1 and 3 आर करेक्ट, तो हमारा सी आंसर बन जाता है। इसका बेसिकली यहाँ पर मैंने दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, बट जो मेंस में क्वेश्चन आएगा इसका वो क्या हो सकता है, दैट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर should not be misused and it should be open for जुडिशियल रिव्यू डिस्कस। इसमें क्या होता है, जो ऑर्डिनेंस 6 महीने की लाइफ से गया और पता है सरकार को कि कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो बिल पास नहीं, एक्ट को पास नहीं करा पाएंगे, तो उसे वो रीप्रोमलगेट कर देते हैं, राइट। ऐसा जब NDA गवर्नमेंट आई थी 2014 में, देयर वर रीप्रोमलगेशन 3 times,
राइट। तो इट शुड नॉट बी द प्रेसिडेंट, ऐसा उदाहरण जो है वो आगे के टाइम पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है भाई, लॉ को लेके आना है, पार्लियामेंट के अंदर है, डिस्कशन हो, उसके बाद पास हो, सब लोगों की बेसिकली इंटरेस्ट एकोमोडेट हो तो बेटर है। ऑर्डिनेंस शुड नॉट बी द वे। ऑर्डिनेंस वॉज ब्रॉट बाई द फर्स्ट एनडीए गवर्नमेंट, दिस वेरी गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी, जिसमें लैंड ऑर्डिनेंस एक्ट था वो, और कई सारी ज़मीनों को एक्वायर करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट के केसेस को सॉल्व करने के लिए रीप्रोमलगेशन हुआ था। राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी जो थी वो उस टाइम पे यूपीए के लोगों की थी। दे वर नोइंग दैट वो उस चीज़ को पास नहीं करा पाएंगे दोनों हाउस से, दैट इज़ वाई द ऑर्डिनेंस रूट वॉज बेसिकली एक्सप्लोर्ड। एंड जब लैंड ऑर्डिनेंस का एपिसोड खत्म हुआ तो दे ब्रॉट अ नॉर्मल बिल एज अ मनी बिल, सो दैट राज्यसभा कैन ऑल्सो बी कंटेंट, क्योंकि मनी बिल को लेकर राज्यसभा के पास में 14 डेज़ के अलावा वाली डिले करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सो दिस शुड नॉट बी द प्रेसिडेंट, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ ये हमारे पार्ट 1 के अंदर में आर्टिकल 1 to 4 को लेके क्वेश्चन है। इफ एन एरिया इन अ स्टेट is declared as scheduled area, okay, so schedule 5th and schedule 6th की भी बात हो रही है इसमें, the state government loses its executive power in such area and local body assumes total administration. No, ऐसा नहीं है। Governor is there and many of the advices of chief minister is available, so state government headed by the governor, right, is not that कि they are losing all the executive power. Now the union government can take over total administration of such area under the certain circumstances on the recommendation of the governor. No, it is also not correct that way कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो शेड्यूल 6 के अंदर जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम है उनको टेक ओवर कर ले, या शेड्यूल 5 के अंदर ऑल दी अदर शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं कंट्री के उनको टेक ओवर कर ले। इट इज़ नॉट दैट वे। सो इसमें यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? आंसर तो बेसिकली टेक्निकली डी बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए की क्या संभावना है कि हम ए को सही मान लें। द स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरिया एंड द लोकल बॉडी एज्यूम टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। 5th शेड्यूल की बात चल रही है। 5th शेड्यूल के अंदर में तो ये पॉसिबल नहीं है, 6th के अंदर में एक बार के लिए ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, राइट। सो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रोवाइडेड दे हैव यूज्ड द लैंग्वेज कि कौन सा इनकरेक्ट है या नहीं है। मेरे को थोड़ा सा इस वाले शब्द से डर लगता है, आप लोगों को भी लगना चाहिए। यदि यहाँ पे इनकरेक्ट होता तो सी हो जाता, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है, तो डी इज़ द आंसर। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बेसिकली फर्स्ट बनता है डिफरेंशिएट between schedule 5 and schedule 6. this I have already told. दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? that it is a time when interest of ST and tribal should be taken seriously. Explain. Many of the tribals are there. जो ट्राइबल लोग एजुकेटेड हैं नहीं, जैसे जारवा ट्राइब है अंडमान निकोबार के अंदर, वो पेड़ की छाल लेके घूमते रहते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि भाई ये लोग तो रिजर्वेशन भी नहीं ले सकते। ST को तो रिजर्वेशन मिल भी जाता है। तो हमें सेंटिनल आइलैंड की तरह की एक हेरिटेज इंडिया बना के रखना है। उसके अलावा ये सोचना है कि इनकी हेल्थ कैसे होगी। फॉर एग्जांपल, इन वन ऑफ द ट्राइबल एरिया इन नॉर्थ ईस्ट व्हाट दे डिड, दे अलाउड मैरिज बिटवीन द ब्लड रिलेशंस, मीन्स रियल ब्रदर सिस्टर्स के बीच में, बिकॉज कि उनकी जो पॉपुलेशन थी वो स्क्यूड रेशो की हो गई थी और पॉपुलेशन उनकी डिक्रीज होती जा रही थी। हुआ क्या
कि जो न्यूनेट थे, जो बच्चे पैदा हो रहे थे रियल ब्रदर सिस्टर्स की मैरिज से, वो तुरंत ख़त्म होना शुरू हो गए। तो डॉक्टर्स ने ये पता लगाया कि जो RBCs WBCs जो होती है, RBCs जो प्लेटलेट्स जो काम होते हैं वो एक दूसरे में इंटेंगल हो रही हैं, एंड इट हैपन्स व्हेन ब्लड रिलेशन सिबलिंग्स जो होते हैं खुद के, मतलब रियल भाई बहन जो होते हैं, वो शादी करके बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो दिस इज़ मीन्स इथिकली ऑल्सो इंडियाज़ के जो ट्रेडिशन को हम फॉलो करना चाहते हैं उस हिसाब से भी गलत है, एंड बायोलॉजिकली ऑल्सो रॉन्ग। तो फिर वहाँ की ही कम्युनिटी के कुछ जो थोड़ा बहुत समझदार थे उनको कंसल्ट किया, फिर उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लोगों को बताया, देन इट वाज पॉजिटिवली इंटरवेंड एंड स्टॉप्ड। सो हमें आज की डेट में उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट फॉर देयर ओन बेटरमेंट, एंड ऑल्सो वी कैन प्रिजर्व द हेरिटेज इंडिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is, provision in the Constitution of India stated under number 1 separation of judiciary from the executive in the public service of the state DPSP। अच्छा, इसको बेसिकली पेयर करना है, तो ये इससे पेयर होता है कि नहीं, ये सही बात है। आर्टिकल 50 इट इज़ करेक्ट। Then valuing and preserving the rich heritage of our composite culture, fundamental duties, ये इससे करेक्ट होता है, ये आर्टिकल 51A है, ये भी सही है। Then prohibition of employment of children below the age of 14 years in factories, ये फंडामेंटल राइट से कवर अप होता है, ये आर्टिकल 24 है बेसिकली, राइट, जो ये कहता है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम की उम्र का है उसे किसी भी डेंजरस एक्ट में न डालें, लेकिन कोई हेल्दी एक्ट है जैसे स्पोर्ट्स है या कोई आर्ट वर्क है उसमें आप डाल सकते हैं। अब इसमें आप ये सोचो कि यदि बच्चे से काम नहीं, कोई ऐसी अपाहिज माँ जिसके पास और कोई इकनॉमी का चारा नहीं है और वो बच्चा ही है जिसको पढ़ने के लिए आर्टिकल 21A का बेनिफिट्स भी दिलवाना है, तो वो गवर्नमेंट से ये कह रही है कि या तो मुझे मरने दो या फिर मेरे बच्चे को थोड़ा सा काम करके पैसा लाने दो जिससे हम दोनों ज़िंदा रह पाएँ, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट है। सो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्टोरी, दैट इज़ वाई यू सी दैट ऑल दी चिल्ड्रन जो हमें लाल बत्ती पे मिल जाते हैं दिल्ली के अंदर में, और कहीं फॉर एग्जांपल मार्केट में वो कुछ ना कुछ आर्टिकल बेच रहे होते हैं, उनको एक टाइम पे पढ़ना है और एक टाइम पे काम करना है। बेसिकली बैगिंग इज़ एन ऑफेंस। तो बैगिंग को ख़त्म करके रैकेट ने क्या नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है दैट ये लीगल रिप्लाई भी हो जाए और उनको अरेस्ट भी ना हो, तो कुछ ना कुछ आर्टिकल पेंसिल वगैरह पकड़ा देते हैं, आप उन्हें 10 रुपये दें, पेंसिल उनसे ना लें तो भी वो 10 रुपये रख लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग, दैट्स अ बैलेंस पिक्चर। सो यहाँ पे तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन तो मेंस में क्या ही बनेगा, अलग अलग क्वेश्चन 3 बन सकते हैं, आर्टिकल 24 को लेके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके, एंड आर्टिकल 50 को लेके। सो आई विल नॉट बी फ्रेमिंग एनी क्वेश्चन हियर, वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद एक या दो क्वेश्चन ही और रह गया होगा। दिस इज़ अनदर बेसिकली स्लाइड जहाँ पर ये पॉलिटी की बुक है, एंड आई हैव टोल्ड ऑनेस्टली टू दी स्टूडेंट की लक्ष्मीकांत एक बेसिक बुक है, लेकिन मीन्स के लिए आपको यदि आंसर में स्टफ़ अच्छा डालना है, एक्सप्रेशंस अच्छा लेके आना है, तो ये पॉलिटी की एक ऐसी बुक मार्केट में जो मुझे लगती है दूसरी बुक्स के बारे में सुनने के बाद कि ये आपको बहुत अच्छा मेंस को लेके करा सकती है। आफ्टर लक्ष्मीकांत दिस बुक इज़ मस्ट फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ पॉलिटी अंडरस्टैंडिंग। यू कैन हैव इट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक। ओके, पहले इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नाउ this question is saying that Arunachal Pradesh is the named after a fort and the state has 2 national park. Yes, it is correct. ईटा मतलब ब्रिक होता है, एंड वहाँ का ईटानगर का एक फोर्ट है, उसी के नाम पर अरुणाचल प्रदेश पड़ा है। देन नागालैंड इज द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सी दिस क्वेश्चन मे बी कंसीडर्ड एज करेक्ट एंड मे बी एज इनकरेक्ट, बिकॉज नागालैंड जो है उसकी अपनी एक कहानी है, राइट। हमारे यहाँ पे बेसिकली पहले कुछ स्टेट्स की अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू आया अंडर आर्टिकल 3, और उससे पहले वो यूनियन टेरिटरीज भी बना।
मैं पूरा इसका आपको बताता हूँ, पहले थर्ड वाला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। त्रिपुरा इनिशियली पार्ट ऑफ सी स्टेट था, ए बी सी डी 4 कैटेगरी हुआ करता था। मैंने आपको सेकंड या थर्ड लेक्चर में ही पॉलिटी के बताया हुआ है। उसको फिर हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो 1955 में सेटअप हुआ, 56 में रेटिफाई हो के 14 स्टेट प्लस 6 यूनियन टेरिटरीज बना। तो त्रिपुरा वाज वन विच वाज ऑर्गेनाइज्ड एज यूनियन टेरिटरी देन कन्वर्टेड इनटू स्टेट लेटर ऑन। तो इसमें बेसिकली बात क्या है दैट अरुणाचल प्रदेश का जो है, दिस इज करेक्ट, द 2 नेशनल पार्क, नागालैंड is the constitutional amendment act, त्रिपुरा C 1956। नाउ नागालैंड अरुणाचल के बारे में नामदाफा एंड माउलिंग नेशनल पार्क, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके कभी ज्योग्राफी में या आर्ट एंड कल्चर में आ सकता है। दूसरा जो है वो 1962 के अंदर में बेसिकली स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 13th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में आया, जो 16 पॉइंट प्रॉमिस था इन लोगों के साथ में जो नागालैंड में रह रहे हैं। लेकिन नागालैंड और जो आज की डेट में इशू बनी हुई है, दिस इज़ अनदर स्टोरी, इसको कम अभी और सुन लेंगे। अंडर आर्टिकल 351A बनाया गया। सो दिस मे बी करेक्ट, मतलब टेकन बाय यूपीएससी, मे नॉट बी करेक्ट, बट आई विल बी टेकिंग इट एज करेक्ट। नाउ त्रिपुरा फर्स्ट बिकेम यूनियन टेरिटरी 56 में एंड देन स्टेट इन 1972 में, राइट। So यहाँ पे बेसिकली दे आर सेइंग दैट विच पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ओके, सो मेरे हिसाब से तो सारे ही सही इसमें होने चाहिए, ऑल दी 3 आर करेक्ट। और दूसरा कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है कि जिसमें 2, अच्छा इसमें ओनली 2 भी हो सकता है। ओनली 2 मतलब केवल ये और ये करेक्ट हो, और सी भी हो सकता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट वे कि इन अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव, राइट, this is also correct, but it may be taken because the other institutions and educators, they have their own point of views. Finally the UPSC will give its key। एक हफ्ते में इसकी की आ जानी चाहिए या फिर उसी नेक्स्ट डे में उसकी की दे देनी चाहिए, जिससे रिप्रेजेंटेशन जो स्टूडेंट जो है वो फाइल कर पाएँ, करेक्शन हो पाए और ट्रांसपेरेंसी के साथ में फिर कट ऑफ आगे आए, जो कि दूसरे स्टेट्स में हो रहा है। यूपीएससी में भी ऐसा होना चाहिए। आरटीआई का ज़माना है, यूपीएससी कहाँ एक इंटीग्रल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में लोग मानने वाले हैं। अभी तो ये है कि बच्चों की ज़्यादा सुननी पड़ेगी नेक्स्ट जनरेशन को, क्योंकि वो कहाँ सुनने वाले हैं। रेस्पेक्ट तभी करेंगे जब हम सुनेंगे उनकी। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एनएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या जोनल काउंसिल। देखो इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के अंदर में बना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। जोनल काउंसिल भी बाद में बेसिकली आई है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो इसमें बताना है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें ओनली 2 करेक्ट होना चाहिए, एनएससी तो है नहीं। और इसका जो आंसर है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ISC is the constitutional, then SRC 1956। बेसिकली इसमें भी यदि मैं देखूं तो ओनली A is constitutional if the language is saying that okay as per the provision of the constitution of India। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है उसने ISC को बनाया है, तो यहाँ पे ओनली 1 शुड बी द आंसर, राइट। वाई? बिकॉज जोनल काउंसिल एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वर नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एनएससी इज एट ऑल नॉट देयर। जोनल काउंसिल का इनडायरेक्ट करेक्शन बनता है, बट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 के बाद में हमने पहले 5 जोनल काउंसिल बनाई, फिर 6वीं जोनल काउंसिल भी हमने नॉर्थ ईस्ट को लेकर अलग से बना दिया था, जिसमें होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन, ये लोग होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ दो जोन्स शामिल होते हैं। ओके, सो दिस इज द बुक फॉर द बेसिकली एथिक्स, जो कि लिंक दिया हुआ है, इसको आप ले सकते हैं। एंड 2025 अप्रैल मंथ तक के जो करंट एग्जाम्पल हैं इसमें अपडेटेड हैं। सो ये सारे के सारे जो सवाल थे वो पॉलिटी के थे। यदि इसमें आपके कुछ रिजर्वेशंस हैं, जो मैंने कुछ ऐसा बताया है जिसमें आपके कुछ व्यूज़ और हो सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। किसी एजुकेटर के, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशंस के जो मेरे बेसिकली साथी लोग हैं, कलीग्स हैं,
कुछ सीनियर भी हो सकते हैं. इफ़ एनी ऑफ द रिजर्वेशन इज़ देयर, प्लीज़ डू लेट मी नो. वी विल come together to make the correction. जहाँ तक मेरी बेस्ट नॉलेज है वो मैंने इसमें पुट किया है एनालिसिस करने के लिए. एंड यहाँ पे फाउंडेशन के बच्चों के लिए तो बात होती ही है, बट जो मेंस एग्ज़ाम है वो प्रीलिम से कैसे कनेक्ट होता है, मैंने कभी सोचा है कि इसका भी कोर्स कुछ बनाऊँ, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल इन 15 क्वेश्चंस के लिए तो डिस्कशन आपसे कर ही दिया है. So thank you for being with me for this these 15 questions, and do let me know any of the things you want from my side. Jai Hind.